दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के पहले जिन 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा है उसका अंतिम राउंड बाकी है। 30 तारीख को तेलंगाना में मतदान होगा। दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक से लगा हुआ उस राज्य में 119 विधानसभा की सीटें हैं और ये तेलंगाना 2014 में अस्तित्व में आया था। यूपीए की गवर्नमेंट थी। तेलंगाना के लोग यूपीए सरकार के लिए और खास करके कांग्रेस की चेयरपर्सन, कांग्रेस की तब की अध्यक्ष सोनिया गांधी को उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और कई बार लोग मदर ऑफ तेलंगाना के रूप में सोनिया गांधी को याद करते हैं। कांग्रेस पार्टी वहां आज सीधे तौर पर मुकाबले में है और बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मुख्य जो ताकत है वहां पे सबसे बड़ी जो राजनीतिक ताकत है वो केसीआर की पार्टी बीआरएस है। पहले टीआरएस हुआ करती थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, और अब भारत राष्ट्र समिति है। बीआरएस के ही केसीआर जो 2014 से मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना का जो आंदोलन था उस आंदोलन को प्रमुख रूप से दलितों और आदिवासी नौजवानों ने, छात्रों के आंदोलन के रूप में ये प्रदेश का आंदोलन चला। हालांकि ये आंदोलन आजादी के समय से चल रहा था, एक अलग राज्य का, लेकिन जिस समय ये अलग स्टेट बना, 29वां राज्य बना, उस समय प्रमुख रूप से भूमिका दलितों और आदिवासियों की थी। और ये भूमिका इतनी बड़ी थी कि केसीआर ने, के चंद्रशेखर राव ने ये ऐलान किया था, ये वादा किया था कि हम पहला सीएम दलित बनाएंगे और पहला डिप्टी सीएम मुस्लिम बनाएंगे, क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी 13% है, दलित आबादी 17% है और 9% के करीब एसटी है, आदिवासी है। केसीआर की पार्टी बीआरएस प्रमुख मुकाबले में है और केवल जो इस समय मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है। भारतीय जनता पार्टी की भी उपस्थिति है और असद उद्दीन ओवैसी की एमआईएम भी वहां चुनाव लड़ रही है। बल्कि ये कहें कि एमआईएम तो हैदराबाद की पार्टी है, तेलंगाना की पार्टी है, वो उसका होम ग्राउंड है। लेकिन बीजेपी वहां पे क्या कर रही है और एमआईएम की पार्टी क्या कर रही है? आज दरअसल इन तीनों का जो गठजोड़ है उसको मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं कि तीनों किस तरह से एक साथ मिल गए हैं कांग्रेस के बरक्स। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने वहां दमखम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हम अगर चुनाव लड़ते हैं तो उससे केसीआर कमजोर होंगे और कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिल जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी के पास जो आधार है, जो वोट है, वो तो मिल ही रहा है। बीजेपी का जो वोट होगा वो केसीआर का वोट होगा, इसलिए उनकी हवा टाइट हो गई। माने राहुल गांधी की अगर हम बात करें, जो उन्होंने डायलॉग दिया है वहां पे कि बीजेपी की हवा निकल गई 4 महीने में, अब बीजेपी की क्या भूमिका है? क्या बीजेपी साइलेंटली चुनाव लड़ रही है या कुछ और खेल कर रही है? दरअसल राहुल गांधी ने जिस बात को रेखांकित किया अपने डायलॉग में, उन्होंने कहा कि भाजपा के 2 यार ओवैसी और केसीआर। भारतीय जनता पार्टी वहां पर खेल कर रही, और यह खेल केवल तेलंगाना विधानसभा का नहीं है, ये आने वाले फाइनल यानी लोकसभा चुनाव का भी है। यहीं पर वो साठगांठ हो रही है कि अभी बीजेपी केसीआर को मदद करेगी और फिर लोकसभा में केसीआर बीजेपी को मदद करेंगे। राहुल गांधी ने तो यहां तक हमला किया कि केसीआर दिल्ली जाते हैं तो किसकी मदद करते हैं, पार्लियामेंट में किसकी मदद करते हैं, और उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, जबकि हमें तो 24 तमगे मिले हुए हैं, 24 एफआईआर हैं राहुल गांधी पर। उनकी बेटी के खिलाफ जांच शुरू होती है, लेकिन वो कब खत्म हो जाती है किसी को पता नहीं चलता।
राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि केसीआर तेलंगाना को लूट रहे हैं, परिवारवाद पूरा चल रहा है। केसीआर के पूरे परिवार को वो मलाईदार मंत्रालय मिले हुए हैं, जिसमें रेत का मंत्रालय है, जमीन का मंत्रालय है और शराब संबंधी मंत्रालय है। और शराब को लेकर के तो हम लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार में भी वो थोड़ा एक्सपोज हुए। आज अगर संजय सिंह और उनके एक और डिप्टी सीएम अगर जेल में हैं तो उसकी एक कड़ी तेलंगाना तक जाती है, केसीआर तक जाती है। लेकिन यह मुद्दा नहीं है। आज मैं जिस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि एमआईएम की क्या भूमिका है। बीजेपी ने तो सीधे तौर पर कोई समझौता कर लिया है अंदर खाने, और बीजेपी वहां पर वोट ट्रांसफर करने के मूड में है केसीआर को, और वो चाहती है कि यहां पर केसीआर जीते, यानी कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में तेलंगाना ना जीत पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो इस समय जो ताकत है उसके दो बड़े प्रभाव हैं। एक तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने दक्षिण भारत से शुरू की और तेलंगाना में, हैदराबाद में बड़ी लोकप्रिय हुई थी। राहुल गांधी आज दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं और राहुल गांधी की लोकप्रियता अखिल भारतीय है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है और नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु जैसे तमगे देकर के ग्लोबल लीडर बताती है, असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी पूरे भारत के भी नेता नहीं है। दक्षिण भारत के लोग नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं मानते, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता है जिसकी लोकप्रियता जितनी नॉर्थ ईस्ट में है, जितनी उत्तर भारत में है, उतनी ही पश्चिमी भारत में है और उस सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में है। और दक्षिण भारत के लोग जो आज कह रहे हैं कि हमें एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, और वो क्यों पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, क्यों दक्षिण भारत के उन 6 राज्यों में बीजेपी की दाल नहीं गली है, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग पढ़े लिखे हैं। दक्षिण भारत के राज्य विकसित राज्य माने जाते हैं, वहां पर रोजगार है, वहां पर कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, वहां से लोग निकल करके बीटेक, एमबीए, एमटेक करके, एमबीबीएस करके यूरोप और अमेरिका के तमाम देशों में राज कर रहे हैं एक तरह से। और वे विवेकवान हैं, वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं, और इसीलिए गाय गोबर की पॉलिटिक्स दक्षिण भारत में नहीं चल पाती है। तेलंगाना में किसी तरह से उनकी पॉलिटिक्स नहीं चल पा रही है, और यही वजह है कि उन्होंने धीरे से भीतर खाने केसीआर के साथ समझौता कर लिया है। और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि वो वोट ट्रांसफर होगा, और इसलिए बीजेपी वहां खर्च भी नहीं कर रही है। आज की ही खबर है कि अखबार में बहुत छोटे छोटे विज्ञापन हैं। हां, ये जरूर है कि राजा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहीं से मैं वो बात कहने जा रहा हूं, वो खुलासा करने जा रहा हूं कि एमआईएम कैसे बीजेपी के साथ है, कैसे केसीआर के साथ जुड़ी हुई है। एमआईएम को गोदी मीडिया चैनल्स पर आप देखिएगा, अखिल भारतीय पार्टी है, मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली पार्टी है, और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। वो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो 100 सीटें लड़ाएंगे, बिहार में चले जाएंगे 40 सीटें लड़ाएंगे, वो महाराष्ट्र चले जाएंगे, असम चले जाएंगे, गुजरात, राजस्थान चले जाएंगे तो वहां पर अपने 100, 50, 20, 40 प्रत्याशी लड़ाएंगे। लेकिन जहां पर वो पार्टी बनी है, जिस प्रदेश की वो पार्टी है, जो उसका होम ग्राउंड है, वहां पर 119 सीटों में से केवल 9 सीटों पर चुनाव एमआईएम लड़ रही है। ओनली 9 सीट्स। अब आप समझ सकते हैं कि एमआईएम की असली हैसियत क्या है, और वो भी हैदराबाद। तो ये जो एमआईएम है उसकी एक और असलियत मैं बताता हूं कि जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत बदनाम लीडर, जो सांप्रदायिक तनाव के लिए, सांप्रदायिक विभाजन करने के लिए जाने जाते हैं, टी राजा सिंह, वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर एमआईएम का हेडक्वार्टर है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वहां पर एमआईएम का प्रत्याशी नहीं है।
लेकिन उसी तेलंगाना में जहां से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ एमआईएम ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है। तो जो 13% मुस्लिम मतदाता है उसे गोलबंद करने की कोशिश, और वहां जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उसमें कि एमआईएम के साथ वो मुस्लिम जुड़ जाए, लेकिन वो पूरे देश में हो रहा है। लेकिन तेलंगाना में मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकते हुए दिख रहा है, और एमआईएम को वहां का मुसलमान अपनी पार्टी नहीं मानता एक तरह से, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो 119 सीटों पर चुनाव लड़ा लें। चलिए 119 में से पूरी सीटों पर नहीं लड़ा सकते, लेकिन 100 सीटों पर तो चुनाव लड़ा सकते थे, 50 सीटों पर तो चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन लड़ा कहां रहे? केवल 9 सीटों पर। इसका मतलब है कि जो पार्टी तेलंगाना में अपने होम ग्राउंड पर मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली पार्टी नहीं है, वो पूरे देश में कैसे मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी हो जाएगी? तो ये असलियत है एमआईएम का कि वो एक तरह से जो आरोप उस पर लगता है, वो आरोप यहां पर दिखता है कि शायद सही है, कि वो बीजेपी की मदद करने के लिए है, वो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए है, महाराष्ट्र में लड़ाएगी, असम में लड़ाएगी, उत्तर प्रदेश में लड़ाएगी, या और गुजरात में चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि उसे कांग्रेस को कमजोर करना है। उसकी नियत बीजेपी को, जो सांप्रदायिक पार्टी है, जो सीधे हिंदू बहुसंख्यकवाद की बात करती है, उसको हटाना नहीं है। उसका निशाना कांग्रेस पार्टी है। यही गठजोड़ है तेलंगाना में, और इसका मुकाबला अकेले कांग्रेस कर रही है। आज के इस वीडियो में यही खुलासा मुझे करना था। आपको क्या लगा, कैसा पसंद आया, बताइएगा। शुक्रिया।